हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, जो कि देता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पर कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको देते हैं मुफ्त स्कूली शिक्षा फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। तो चलिए हम इसी सिलसिले में आज आपके साथ में बने हुए हैं। हम होंगे कामयाब सीरीज के साथ। जैसा कि आपको हम पर है विश्वास और हमें है आप पर विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इस सीरीज में हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम देखेंगे आज भौतिकी के एक चैप्टर को। तो आज हमारे पास है भौतिकी का एक चैप्टर जिसको हम कहते हैं कार्य तथा ऊर्जा। पार्ट 11 है हमारा, और इससे संबंधित हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता क्या है? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेसिकली एनसीईआरटी अपने सभी प्रारूपों में कुछ क्वेश्चंस पब्लिश करती है, जिससे रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम्स होने होते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप बैठे या फिर आप किसी भी तरीके के बोर्ड एग्जाम्स में बैठे, स्कूल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आप बैठेंगे, तो इन्हीं के इर्द गिर्द आपका पूरा का पेपर घूमता रहता है। अर्थात ये होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अर्थात पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। कैसे? तो इसमें हम बहुविकल्पीय भी करेंगे, लघु उत्तरीय भी करेंगे और दीर्घोत्तरीय भी करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम सीरीज को। और इस सीरीज को देखने से पहले आप एक बार जरूर विजिट करेंगे कार्य तथा ऊर्जा के हमारे कंसेप्ट वीडियोस के ऊपर और इसके वन शॉट वीडियो के ऊपर, जहां पर हमने इसके बारे में पूरी डिस्कशन करी है। क्योंकि जब तक आपके पास इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम क्वेश्चंस डिस्कस कैसे करेंगे? तो अगर आपने देख लिया है ये वीडियोस, तो हम आज स्टार्ट कर लेते हैं इसको। और यहां पर हम करने वाले हैं बहुत ही हेल्दी सा डिस्कशन, है ना। प्रारंभ करते हैं हम आज के सीरीज को। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और वो क्या कहता है? जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा। अच्छा, आपको तो सब कुछ याद है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, क्योंकि हमने इसी प्रकार से आपको कराया है कि जैसे ही कोई एक सवाल आए, हमारे पास हमारे सभी कॉन्सेप्ट तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएं। तो भाई करा क्या क्लिक? तो हां किया ना। क्या कि मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है। क्या है यहां पे? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है। अब मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक पिंड है, इसके ऊपर जो बल लग रहा है नीचे की तरफ, वो क्या लग रहा है? mg। m जो होता है, ये होता है हमारा द्रव्यमान। ये क्या है? हमारा द्रव्यमान। और जो ये g है, ये क्या होती है? ये होती है गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि इस पे लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तभी तो ये नीचे की तरफ गिरेगी। तो हमें पता है द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, निश्चित रहता है, नियत रहता है। तो बदलेगा क्या? तो भैया ये गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण, इसके मान में, चूंकि ये त्वरण है, समय जैसे जैसे ऐड होता जाएगा, अगर ये नीचे गिर रहा है तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? अचर रहेगी या पहले बढ़ेगी फिर घटने लगेगी? तो हमें पता है ना कि अगर मैंने एक पिंड को, इस पिंड को मैंने ये पृथ्वी की सतह ए से उठा करके किसी ऊंचाई पर लेकर के गया, और इसकी जो हाइट है वो है अगर मान लीजिए h, तो जब मैंने थ्रो किया होगा, जब मैंने इसको थ्रो किया होगा, फेंका होगा, तब मैंने इसको दी होगी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि ये जब ऊपर पहुंच जाएगा तो यहां किस में बदल जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहां पे क्या दिया होगा मैंने? गतिज ऊर्जा। जब ये ऊपर पहुंच गई तो ये क्या बन चुकी है? स्थितिज ऊर्जा। क्या बन चुकी है? ये स्थितिज ऊर्जा। और हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब यहां से गतिज ऊर्जा देंगे तो इस जगह पे जो होगा स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कैसी रहने वाली है? तो स्थितिज ऊर्जा होने वाली यहां पे जीरो कह लो, या कह लो मैं निम्न होने वाली है, मिनिमम होने वाली है। और गतिज ऊर्जा कैसी होने वाली है? ये मैक्सिमम होने वाली है। जब यहां पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये मैक्सिमम हो जाएगी, और जो यहां पे गतिज ऊर्जा है वो मिनिमम हो जाएगी। मतलब क्या होता है कि जो कुल जो ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा का मतलब हम कह लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा को।
तो यांत्रिक ऊर्जा सदैव ही नियत होती है, सदैव नियत होती है, ये नहीं बदल सकती। क्या हो रहा था, कैसे कह दिया मैंने, तो देखिए स्थिति 0 गतिज अधिकतम, जब ऊंचाई पे चले गए तो स्थितिज अधिकतम गतिज 0 मिनिमम, मतलब क्या कह लीजिए 0, मतलब यही स्थितिज बदल गई किसमें, यही गतिज बदल गई यहां पे स्थितिज में, और ये स्थितिज यहां पे बदल गया किसमें, गतिज में। मतलब ऊंचाई पर स्थितिज होगा, गतिज 0 हो गई, और जब जमीन पे वापस आ जाएगी तो भाई हाइट 0 हो गई, है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh, यहां पे हाइट मिल गई तो भाई mgh मिला, और यहां पे अगर mgh की बात करोगे तो mg और h की वैल्यू 0 मतलब पूरे मान 0। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो मान रहेगा वो सदैव नियत रहेगा, अचर रहेगा, बदलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा, कार्य की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, परिवर्तित नहीं होती, आरंभिक ऊर्जा की 2 गुनी हो जाएगी, आरंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी, या फिर आरंभिक ऊर्जा की 16 गुनी हो जाएगी। है क्या, तो कह रहे समतल सड़क पे, समतल सड़क मतलब ऐसा, समतल सड़क का मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पे एक कार यहां से चलना शुरू करी और जो भी वेग हो, है ना, समतल सड़क पर त्वरित होकर आरंभिक वेग से 4 गुना हो जाती है। यहां पर v है तो थोड़ी दूरी बाद ये कितना हो गया भाई, ये 4v हो गया, है ना। इसका जो वेग है ये कितना हो चुका है, ये 4v हो गया। ठीक है, यहां पे v चल रहा है। इस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा, भाई स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, Pe इज इक्वल्स टू होती है mgh। कब परिवर्तित होगा, जब हाइट में चेंज हो। कब परिवर्तित होगा, जब हाइट में चेंज हो। यहां कोई हाइट में चेंज हो रही, क्या समतल पे चल रहे हैं ना, समतल पे हाइट में कोई चेंज नहीं होता, तो क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती है ना। यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, इससे अलग हटके है थोड़ा सा, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। सपोज मैं ये कहता हूं एक ही समतल पे यहां से आपने एक बॉल को किक कर दिया, तो ऐसा उड़ता हुआ बॉल यहां वापस आ जाएगा, है ना। तो इस संबंध में इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, कहां पर, जब ए पर आपने इस बॉल को किक किया और ये बी पर, तो भाई क्या कहेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एक ही समतल में ए और बी है, अर्थात एक ही समतल में स्थितिज ऊर्जा सदैव समान रहती है। समतल में स्थितिज ऊर्जा सदैव समान रहेगी। अगर आप किसी छत पे एक फ्लोर पे हैं, वहां पे किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाकर रख भी देंगे, तो आपने उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जब तक आप हाइट में चेंज नहीं करेंगे तब तक आपने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है, तो चलिए मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। तो भाई मेरे पास कार्य के 3 रूप थे। कार्य के कितने प्रकार थे, 3 प्रकार थे। तो पहला प्रकार तो ये था, कैसा होता है भाई, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक कार्य। ठीक, तो धनात्मक कार्य के लिए कार्य का फॉर्मूला लिख लेता हूं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अच्छा, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कार्य बराबर क्या लिखते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। फिर इसमें हमने बोला था धनात्मक कार्य, मतलब ये अगर एक पिंड है, इसके ऊपर लगने वाला बल, इसके ऊपर लगने वाला बल और इसमें होने वाला विस्थापन, इसमें होने वाला विस्थापन, ये दोनों ही एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, ये दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां पर ये जो होगा ये धनात्मक कार्य होगा। अगर यही चीज ऐसा हो जाए कि इस पिंड के ऊपर बल इधर लगे और विस्थापन इधर हो जाए, विस्थापन इधर है, बल इधर है, तो आप यहां पर अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कैसा है, दोनों का विपरीत दिशा। कैसा है, विपरीत दिशा। तो जब विपरीत दिशा होगी तो इस केस में ये जो कार्य होगा ये ही कार्य हो जाएगा कैसा, ऋणात्मक कार्य। ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। और एक और था हमारे पास शून्य, तीसरा क्या था हमारे पास, शून्य। शून्य का मतलब क्या,
आपने बल इधर की तरफ लगाया है और इसमें विस्थापन ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, तो लंबवत हो जाए। इसमें क्या है? लंबवत। कौन कौन लंबवत? तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसी को हम कहते हैं क्या? शून्य कार्य। क्या कहते हैं इसको? शून्य कार्य। या कुछ यूं कहें इन तीनों में, तो एक और तरीका है हमको, यहां पर अगर थीटा का मान देखेंगे तो 0 डिग्री, समांतर है ना, ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 0 डिग्री है ना। यहां पे दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कैसा होता है? एक इधर और एक इधर, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहां पे 180 डिग्री। और अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें कितने डिग्री का कोण है दोनों में? 90 डिग्री। मतलब थीटा यहां पे 90 है, थीटा यहां पे 180 है और थीटा यहां पे 0। थीटा मतलब क्या? दिशा। दोनों एक ही दिशा में है, दो लोग पैरेलल चल रहे हैं, मतलब कैसा? 0 डिग्री। दो लोग एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, मतलब 180 डिग्री। और दो लोग एक दूसरे के लंबवत हैं, तो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। इसमें कुछ भी कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था उसकी बात कर लेते हैं। हम थोड़ा सा जानबूझ करके इसको डिस्कशन में भी ले आ रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर होता चला जाए, सिर्फ और सिर्फ सवाल ही हल नहीं हो, हमको क्लियर भी हो जाए। ठीक है? बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? किसमें? ऋणात्मक में। देखिए और बताइए, ऋणात्मक में बल और उसके बीच का कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आंसर सही है हमारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्यूमिनियम के गोले का व्यास समान है। ये ध्यान में रखेंगे, व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते हैं या होती हैं। त्वरण समान होगी, संवेग समान होगी, स्थितिज ऊर्जा समान होगी या गतिज ऊर्जा समान होगी। जब इन दोनों को गिराए जाएंगे, एक ही मतलब एक ही जगह से, एक ही हाइट से इन दोनों को गिरा रहे हैं, तो इनमें जो त्वरण लग रहा होगा, है ना, जो इनमें त्वरण लग रहा होगा वो सेम होगा, संवेग सेम होगा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, है ना। तो त्वरण क्या होगा भाई? जब इनको गिराया जा रहा है तो इसमें जी लग रहा है। संवेग क्या होता है भाई? ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। अगला स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई? ये होती है mgh। अच्छा, दोनों एक ही हाइट से गिरा रहे थे लेकिन एम अलग था। स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखिए, इसमें भी एम आया, इसमें भी एम, इसमें भी एम, तीनों में एम आ गया, और ये एम इसका अलग है, इसका अलग है, तो समान होंगे क्या? नहीं होंगे। तो भाई इसमें क्या सेम हो जाएगा? तो जो इसमें त्वरण लग रहा है, त्वरण जो लग रहा है, जो जी लग रहा है, ये सब में समान होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो त्वरण है उसका मान सदैव समान होता है। लेकिन इनमें क्या हुआ? ये मास दोनों में आ गया, ये भी मास आ गया, यहां भी मास आ गया, तो ये खत्म हो गए। अगले फैक्टर्स तो मैं चेक भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मास से डिफरेंट है, तो ये तो वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? आगे बढ़ जाता हूं मैं। अगला है, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए, किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा। फिर से वही बात ना, क्या हो गया? एक समतल पे आपने क्या किया? ये एक समतल पे है ना, यहां से ये चलना प्रारंभ किया। ठीक है, चलो तो भाई इनको चला देते हैं। ये चलते हुए गए। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, ये लड़की चलती हुई गई। ठीक है, चलो भाई ये चलती हुई गई आगे की तरफ। अब क्या होगा भाई? कितने दूरी जानी है? अच्छा, बैग भी लटका है भाई, बैग भी है, इधर पीछे बैग है। बैग कितने का है? 3 केजी द्रव्यमान का। 3 केजी द्रव्यमान का बैग उठाया और ये थोड़ी देर बाद पहुंच गए यहां पे। ठीक है, ये पहुंच गए यहां। ठीक है, चलो भैया पहुंचा दे रहे हैं अपन, है ना। तो क्या होगा यहां तक पहुंचने में? यहां तक पहुंचने में हुआ ये कि भाई इन्होंने समतल रोड पे चले, बैग अभी भी लटकाए हुए। ये किधर चले भाई? ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये किधर चल रहे हैं? समतल पे, है ना। देखिए यहां पे ध्यान से, किधर चल रहे भाई? ये पीठ पर 3 केजी का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क। समतल सड़क पर मतलब क्या? यहां से यहां की दूरी आप भले दे दो 300 मीटर चलेगा मुझे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा भाई? तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कब काम होगा? जब हम ऊपर चलेंगे। कब होगा विरुद्ध काम? जब हम ऊपर चलेंगे। समतल में चल रहे तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर भी है। मतलब कितना हो जाएगा इसके केस में? 0।
कितना काम हुआ? 0। ये वही हुआ ना वो फुटबॉल वाला में तो मैंने ऊपर से नीचे तक ले आया भी, वो जो कार वाले की बात करते हैं, कार ए से बी तक चली थी, है ना। अब कार चले, मैं चलूं, कोई भी हाइट में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक गुरुत्वाकर्षण बल के जो विरुद्ध कार्य होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, मेरे स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करती है वो क्या कार्य करती है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा में कोई बदलाव हमको नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला। अब हमारे पास निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो देख लेते भाई एक एक करके, कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो भाई ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। तो कार्य की जितनी भी होंगी, है ना, वो अल्टीमेटली ऊर्जा की मात्रक होगी। तो यहां पे जूल है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट घंटा भी, भाई टाइम आ गया इसमें भी तो ये भी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कौन भाई? किलोवाट। ये किसका होता है? ये शक्ति का मात्रक होता है। ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर सी, किलोवाट। ठीक है, आसान है ये तो, क्योंकि सीधे देखना है और आंसर करना है इसमें तो, है ना। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं, अगला है हमारे पास, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? कार्य जो है, किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, लगाया गया बल है, या बल एवं विस्थापन के बीच का कोण, या फिर पिंड का आरंभिक वेग। तो एक बात कर लेता हूं मैं अभी, वर्क डन जो कार्य जो होता है वो क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो एफ एस कॉस थीटा में तो देखिए एफ मतलब बल, इस पे तो करता ही है भाई, एस मतलब विस्थापन, इस पे भी करता है, बीच का कोण ये थीटा, इस पे भी तो कर रहा है, तो बच्चा कौन? डी। डी इज द करेक्ट आंसर कि भाई पिंड की आरंभिक वेग, मतलब उसमें यू वी नाम का कोई चीज आया है क्या कि प्रारंभिक वेग इतनी होगी, अंतिम वेग इतनी होगी? ऐसा कुछ नहीं। तो इसका आंसर इज डी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, चले बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बांध के संग्रहित जल में, डैम जो बना है, जो बांध बना है, उसका जल जो एकत्रित जल है, उसमें कौन सी जल में कोई ऊर्जा नहीं होती? विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। भाई ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, हमने क्या डिस्कस किया था? बांध जब बनाते हैं, देखिए ऐसे नदी का पानी ये बहता हुआ आ रहा है भाई, आ रहा है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? हमने यहाँ पे बांध बना दिया। बांध बनाने का मतलब क्या हो गया कि अब ये पानी की हाइट क्या होगी? बढ़ती जाएगी। भाई बांध बना दिया तो हमने क्या किया? पानी को रोका ना, रोका, इसका मतलब क्या? गतिज ऊर्जा तो नहीं हो सकती क्योंकि ये गति के कारण होती है। अच्छा, विद्युत ऊर्जा भी नहीं हो सकती क्योंकि विद्युत ऊर्जा के लिए क्या करते थे? यहाँ पे हमने एक होल बनाया और यहां से हम पानी को लेकर के आते थे, यहाँ टरबाइंस लगाते थे और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, वो तो कह रहा है सिर्फ कि संग्रहित जल में, है ना। विद्युत बनाने के लिए तो हमको अलग से मेहनत करनी पड़ती थी, संग्रहित जल में, तो संग्रहित जल में भाई कोई ऊर्जा, ये तो बात ही गलत है। संग्रहित करेंगे ही क्यों जब कुछ नहीं होगा? तो भाई एक बात समझ में, क्या पहले जो नदी की धारा थी सिर्फ इतनी थी, अब इसकी हाइट जो है वो क्या हो चुकी है? इतनी बढ़ चुकी है। तो हाइट किस में आता है? mgh में। mgh क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आसान लग रहा है ना? आप जब हमने पूरे वीडियोस देख रखे हैं, हमको पूरे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, तो बहुत ही आसान है, बस देखो आंसर, है ना। हम तो फिर भी इतना डिस्कस कर रहे हैं, आपको तो आंसर सिर्फ देखते से ही बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला है हमारा, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, आधा, मतलब h/2 मतलब क्या? आधा, आधा ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें क्या होगा? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है ना। इसको चाहे तो मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं और चाहे तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएं और हम बना भी सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी पिंड जब ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये कैसी रहती है? हमेशा कांस्टेंट। यांत्रिक ऊर्जा, जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है, ये हमेशा कैसी होगी? नियत। तो नियत होगी तो क्या होगा भाई? तो ये होती है किसके बराबर? काइनेटिक मतलब गतिज प्लस पोटेंशियल मतलब स्थितिज, ये होगी कांस्टेंट, है ना, सेम होगा, नियत होगा। तो इस केस में एक बात बताइए ना, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को भी समझा था कि एक जगह से मैंने इस बॉल को जब फेंका और एक हाइट पर गई है, यहां पे एक पोजीशन बना लो A, ये एक पोजीशन हो गया B, ये एक पोजीशन है C। C इज द पोजीशन विच इज द हाफ ऑफ हाइट।
ये पूरा जो हाइट है, पूरी जो ऊंचाई है ये h है, और ये जो ऊंचाई है ये कितना है c, 1/2 इंटू एच, मतलब आधा है। तो आधा है तो क्या होगा भाई, जब इसको यहां से थ्रो करता हूं, थ्रो करने के बाद काइनेटिक गतिज ऊर्जा कैसी होती है, मैक्सिमम। काइनेटिक ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम। ठीक है, अच्छा, जो यहां पे पोटेंशियल ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो कैसी होती है, मिनिमम, है ना, मतलब क्या कह सकते हैं, निम्नतम। और जब ये यहां पहुंच जाता है तो यहां पे गतिज और काइनेटिक ये दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर। मतलब सॉरी, बराबर नहीं, ऐसा कह सकते हो कि ये पीई बराबर करेंगे हम, है ना, आंसर ही एक्चुअली इसका बराबर। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं पी पोटेंशियल जो होगा ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाता है उच्चतम, क्योंकि हाइट मैक्सिमम मिल चुकी है ना। इसकी वैल्यू होती है हाफ mv²। mv² मतलब हमने जो बल दिया, और ये क्या हो जाता है, mgh। mgh का मतलब क्या, हाइट अधिकतम हो गई तो p अधिकतम हो जाएगा। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाता है, ये हो जाता है मिनिमम। अच्छा, तो बीच में क्या होगा, तो बीच में दोनों बराबर बराबर, है ना, के और पी दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर, मतलब क्या, आधी स्थितिज और आधी गतिज। इसके लिए एक और चीज अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, हमने एक इस तरीके का इनके लिए, इनके एनर्जी कन्वर्जन के लिए एक बनाया था ग्राफ। कैसा ग्राफ था भाई, तो ऐसा, और ये ऐसा। ठीक है, ये दोनों के लिए अलग यूज कर लेता हूं मैं, ये ऐसा। इसमें क्या बना है भाई, तो इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये हो जाती है मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाती है मेरी काइनेटिक एनर्जी। तो ये रहा बीचों बीच का सेक्शन, ये वाला सेक्शन बीचों बीच का। जितना काइनेटिक एनर्जी कम होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी, जितना कम होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। जब ऊपर से नीचे गिर रही है, यहां पे पहुंची, तो जितना पोटेंशियल कम हुआ उतना ही काइनेटिक बढ़ा है, मतलब दोनों कैसे होंगे, आधे आधे। तो आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस ग्राफ को और विस्तृत के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। चलिए, क्लियर है। अब बढ़ता हूं मैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न पे। मतलब यहां तक हम लोगों ने देख लिया कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, विकल्प दिए गए थे, उनमें से हमें करेक्ट आंसर्स लगाने थे, है ना। अब हम आ गए हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके सामने दिया हुआ है, एक रॉकेट ऊपर की ओर v वेग से गतिमान है। यदि रॉकेट का वेग एकाएक 3 गुनी हो जाए तो इसकी आरंभिक व अंतिम गति ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। उसकी वेलोसिटी है, उसको क्या कर दिया, अचानक से 3 गुनी कर दी, अचानक से क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो उसका जो प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा थी उसका अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे भाई, प्रारंभिक जो होगी, जो इनिशियल गतिज ऊर्जा होगी, उसके लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी भाई, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को मैं कह लेता हूं ke1, ये हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, अब क्या किया, अंतिम गतिज ऊर्जा, क्या कर दिया, अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो गई भाई, ke2 कह लेता हूं, है ना, फाइनल इनिशियल भी कह सकते हैं, हाफ mv²। तो अभी भी होगा, अभी भी v² होगा, ठीक है, लेकिन 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब क्या हो गया भाई, तो ये हो गया 3v²। 3v² का मतलब क्या, हाफ m9v²। अच्छा, तो किसके किसके बीच, आरंभिक और अंतिम के बीच। आरंभिक मतलब जिसको पहले बोलते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो पहले प्रारंभिक था, और जो गतिज ऊर्जा मेरा क्या था, अंतिम था। अच्छा, प्रारंभिक के लिए कितना है भाई, तो हाफ mv², तो रख लेते हैं हाफ mv² अपॉन कितना हो गया, हाफ m9v²। अब भाई एक बात बताइए, यहां पे जो वैल्यूज गिवन थे मेरे पास वो सब कुछ सेम ही हो गया ना, जो रॉकेट है एंड ऑल, मतलब क्या, ये हाफ भी सेम, ये mm भी सेम, v² भी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 1/9, और यू कैन से 1:9, 1:9 के अनुपात में होंगे। क्लियर सा भी बात है भाई, वो v² हो गया था तो 3 दिया है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अविनाश 10 न्यूटन के घर्षण बल के विरुद्ध
8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ सकता है और कपिल 25 न्यूटन के घर्षण बल के विरुद्ध 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर सकता है। तो इनमें कौन अधिक शक्तिशाली है? अच्छा, शक्तिशाली निकालना मतलब हमको क्या निकालना है? पावर, शक्ति निकालनी है। तो शक्ति क्या होती है भाई? तो शक्ति के लिए देखिए, शक्ति जो होता है, शक्ति क्या होता है? शक्ति जो होती है कार्य करने की दर होती है। क्या होती है? कार्य करने की दर। तो क्या हो जाएगा ये? कार्य बटा समय। क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। ठीक, तो कार्य बटा समय को अगर आप लिखते हैं, कार्य को क्या लिख सकता हूं मैं? तो आप कहेंगे कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। अब बल इंटू विस्थापन बटा में समय। अच्छा भाई, अब क्या होगा? तो अब हो गया, बल को तो यहीं पे रखिए, एक काम देखिए यहां पे, वो क्या भाई? तो विस्थापन बटा समय, ये जो है पार्ट, विस्थापन बटा समय, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेग, है ना? हमको पता है। तो बल इंटू क्या हो गया? वेग। ये किसका हो गया भाई? शक्ति। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम काम करने वाले हैं यहां पे। तो क्या क्या दिया भाई? अविनाश के लिए लिख लेता हूं मैं। ये सबसे पहले किसके लिए? अविनाश के लिए। अविनाश ए कह देता हूं इनको। अविनाश कितना भाई? तो 10 न्यूटन के घर्षण बल के विरुद्ध, है ना? मतलब अविनाश द्वारा जो यहां पर बल लगाया गया है वो कितना है भाई? ये है 10 न्यूटन और घर्षण बल के विरुद्ध 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये किसकी इकाई होती है? ये इकाई होती है वेग की, इसीलिए तो मैंने इसको वेग में कन्वर्ट किया है। तो क्या हो जाएगा यहां से? वेग v इज इक्वल्स टू, इसको fa कह लो, va कह लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इनके लिए कितना शक्ति, है ना? Pa क्या? अविनाश की शक्ति। अविनाश की शक्ति। तो भैया देखो अविनाश कितने शक्तिशाली हैं, कितने भाई? तो बल इंटू वेग, बल इंटू वेग। तो बल कितना होगा? बल है 10, वेग है 8, कितना हो गया? 80, है ना? क्या होता है? 80 वॉट। कितना हो गया ये? 80 वॉट। अच्छा, अब कौन है भाई? अब दूसरे हैं कपिल। तो कपिल भैया जरा इनके भी बात कर लें। तो कपिल भैया हैं हमारे, है ना? के से प्रदर्शित कर देते हैं इनको। कपिल भैया जो हैं ये कितना बल लगा रहे हैं? तो भैया इनका जो है बल जो ये लगा रहे हैं 25 न्यूटन, बड़े शक्तिशाली है भैया। 25 न्यूटन लगा रहे हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन चल बड़े धीरे धीरे रहे हैं। चलो, तो भैया इनका जो के है, वी के है, और वी के हो जाएगा मेरा कितना? 3 मीटर प्रति सेकंड। फिर से वही वाला फॉर्मूला, क्या भाई? कपिल की शक्ति। कपिल की शक्ति। कपिल भैया बड़े मजबूत तो है, लेकिन चल धीरे धीरे रहे, है ना? तो बल इंटू वेग, बल कितना? 25, वेग कितना? 3, तो ये कितना होगा? 25 या 75, कितना हो जाएगा ये? 75 वॉट। मतलब कपिल की शक्ति जो है वो 75 वॉट की है। और अगर आप बात करते हैं अविनाश की शक्ति, तो अविनाश की शक्ति हमारा कितना है? 80 वॉट है। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो यहां पे आपको देखने को मिल गया कि कौन क्या है, इनमें से कौन अधिक चाल से चल रहा है, कौन अधिक शक्तिशाली है बेसिकली। तो अधिक शक्तिशाली कौन है? अविनाश ही है। अविनाश जो है ये अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये 80 वॉट की शक्ति है इनके पास। इनके पास कितना है? 75। तो अविनाश जो है ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12 क्या कहता है? तो प्रश्न 12 कहता है, एक लड़का किसी सीधी सड़क पर 5 न्यूटन के घर्षण बल के विरुद्ध गतिमान है। ठीक है, 5 न्यूटन घर्षण बल के विरुद्ध गतिमान है। 1.5 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वह 100 मीटर त्रिज्या के गोले के चक्कर पर सही मार्ग भूल जाता है, परंतु वह उस वृत्ताकार पथ पर 1.5 चक्कर लगाता है और फिर 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य परिकलित कीजिए। तो भाई देखिए, जो दिया है वो पहले लिख लेता हूं मैं। बल कितना दे दिया? बल दे दिया मेरा 5 न्यूटन। अच्छा, इसके बाद क्या भाई? उसकी दूरी कई टुकड़ों में दी है, मतलब जो विस्थापन हुआ है इसका, वो विस्थापन कई टुकड़ों में दिया है ना? तो कुल विस्थापन निकालने के लिए थोड़ा सा आना पड़ेगा हमें इस डायग्राम में। क्या कह रहे हैं कि पहले वो 1.5 किलोमीटर तो चले हैं भाई। तो ये इधर से यहां तक पहुंचने में ये कितना चल गए? 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर लिख सकता हूं क्या? 1.5 किलोमीटर को 1.5 किलोमीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
1500, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 मीटर, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। ठीक है, तो ये 1500 मीटर चल चुके हैं। अब क्या किया भाई, परंतु अभी तक अब यहां पहुंच गए और इनको चौराहे पर पता ही नहीं है कि भैया कहां जाना है ना, भूल गए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वृत्ताकार पथ पर 1.5 चक्कर लगा। 1.5 चक्कर का मतलब क्या होगा भाई, तो 1.5 चक्कर जरा हम अलग से लगा लेते हैं भाई। ये यहां से गए, ये पूरा चले और इसके बाद जो बचा हुआ आधा हुआ, वो आधा ये वापस से चल गया, ये आधा चल गया। अब यहां से ये जो चले, ये 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मतलब क्या, 2000 मीटर। कितना, 2000 मीटर। तो अल्टीमेटली ये कितना चले, तो देखिए हमें क्या निकालना होता है, विस्थापन। क्या निकालना है, विस्थापन। विस्थापन कितना होगा, मैं यहां पे कहता हूं कुल विस्थापन, इसी में पूरा गेम है। कुल विस्थापन तो देखिए 1500 मीटर तो वो पहले ही चले थे, प्लस 2000 मीटर वो और चले उसके बाद, गोल चक्कर के बाद। ये यहां पे कितना विस्थापित हुआ, तो ये जो है, ये अगर पूरा ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कुल दूरी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कुल दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी। विस्थापन जो होता है, ये होता है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी किसके बीच में, न्यूनतम दूरी जो फाइनल पॉइंट होगा और जो इनिशियल पॉइंट होगा उनके बीच की अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, जो प्रारंभिक बिंदु होगा, इन दोनों के बीच का जो दूरी हो, मतलब सिर्फ न्यूनतम। तो न्यूनतम क्या होगा, तो न्यूनतम दूरी तो देखिए ना, न्यूनतम दूरी यहां पर जो है वो तो ये है भाई, ये डायमीटर इसका जो व्यास होगा, ये है ना न्यूनतम दूरी बीच की। तो ये बीच में क्या हो जाएगा, व्यास। यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, उसका व्यास। अब व्यास कैसे निकालेंगे, तो यहां पर तो दिया है उन्होंने त्रिज्या, 100 मीटर की दी है त्रिज्या। तो त्रिज्या में आप कर देंगे 2 का गुणा, तो क्या निकल जाएगा, व्यास। तो व्यास निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, तो व्यास निकालने के लिए देखिए हो गया मेरा 1500, ये प्लस त्रिज्या कितना दी हुई है, 100 गुणे 2 कितना हो गया, 200। तो ये 200 हो गया मेरा व्यास प्लस 2000। ठीक है, अब ये हो गई मेरी कुल कितनी भाई, इन सबको जोड़ दीजिए, तो ये 3500 और 2 3700 मीटर की कुल विस्थापन हुई है। अब कार्य निकालने के लिए कहा था, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब भाई बल कितना, तो बल है 5, विस्थापन कितना, तो 3700, है ना, 3700। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 185 और ये हो जाएगा 00। ठीक है, तो इतना जूल इन्होंने क्या किया, कार्य किया। ठीक है, क्या मेन इसमें काम क्या करना था, मेन इसमें हमको काम करना था, ये जो यहां पे रेडियस दिया था, जो सिर्फ त्रिज्या दी थी यहां से यहां तक की, उसको बदल करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, व्यास में। और ये जो 1.5 चक्कर लगाया उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, विस्थापन। और विस्थापन जो होती है वो न्यूनतम दूरी होती है, ये वैल्यू हो गई कैलकुलेट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या किसी पिंड का संवेग शून्य होने पर भी उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है। तो पिंड का संवेग शून्य होने की बात कह रहा है, मतलब वो कह रहा है कि जो mv है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। संवेग जो होता है, संवेग जो होगा, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अब यहां पर इनका मान कह रहे हैं कि शून्य है, तो एक बात बताएंगे आप, क्या द्रव्यमान शून्य हो सकता है क्या, अगर वो पिंड है तो द्रव्यमान शून्य होगा, नहीं होगा। तो क्या शून्य होगा, तो शून्य होगा वो होगा वेग, जो इसका वेग है सिर्फ ये शून्य होगा, द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। तो यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है क्या, तो चलिए यांत्रिक ऊर्जा की भी बात कर लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये होती है काइनेटिक, है ना, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, क्या होता है इनका फॉर्मूला, तो ये होता है ½ mv²
प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh। अब आप स्वयं से बताइए, V0 करने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, V0 की बात कर रहे हैं, है ना। तो V0 हो गया, V0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फैक्टर जो होगा ये 0 हो जाएगा। लेकिन V का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट है क्या, इसमें कोई फॉर्मूले में कुछ आया है क्या, mgh में कुछ V का मान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो मतलब क्या होगा, mgh तो रहेगा ही यहां पे। अच्छा, mgh रहेगा, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा भी रहेगा। तो क्या है, किसी पिंड का संवेग शून्य होने पर भी उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा स्पष्टीकरण, और आंसर है क्या, हां हो सकती है। किसके कारण, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा शून्य होने पर उसमें संवेग हो सकता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। मतलब ना तो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर, ना पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो संवेग को तो फर्क किससे पड़ रहा था, काइनेटिक एनर्जी से, गतिज ऊर्जा से, है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा शून्य है, यांत्रिक ऊर्जा जो है ये क्या है, शून्य है। यांत्रिक ऊर्जा जो है ये शून्य है। तो यांत्रिक ऊर्जा शून्य हो गई, तो देखिए फॉर्मूला, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये होता है गतिज प्लस स्थितिज, है ना। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भाई ये होता है मेरा हाफ mv², ये होता है मेरा mgh। अब उन्होंने कह दिया कि भाई ये पूरा शून्य है, शून्य है, इसका मतलब क्या, इसका मान भी शून्य है और इसका मान भी शून्य है। अगर इन दोनों का मान शून्य है तो एक बात बताइए, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर लेता हूं इस mv² को। यहां से क्या मेरे को मिला कि भाई, जहां ऐसा कह सकता हूं कि हाफ mv² जो है ये हो गया शून्य। तो मुझे बताइए, ये जो हाफ है ये तो होता है कैसा, स्थिर है ना, ये तो कांस्टेंट है। ये जो द्रव्यमान है ये भी कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा भाई, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तो बदला क्या, v हो गया शून्य। अच्छा, v हो गया शून्य, तो एक बात बताइए, संवेग होता क्या है, तो संवेग आपको ज्ञात है कि द्रव्यमान इंटू वेग, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई द्रव्यमान तो शून्य होने से रहा, मतलब मास तो रहेगा ही, क्या शून्य हो गया, वेग शून्य हो गया। वेग शून्य हो गया मतलब संवेग जो है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उसमें संवेग हो सकता है, नहीं, संवेग नहीं हो सकता है इसके अंदर, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। जरा इसको एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और एक दोबारा देखिए कि हमने किया क्या। हमने ये किया कि भाई द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा, मतलब वेग शून्य हो गया। वेग शून्य हो गया मतलब क्या, संवेग नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किसी मोटर की शक्ति 2 किलोवाट है, यह पंप प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा सकता है। जी का मान दिया हुआ, मतलब इसकी शक्ति दे दी। क्या दे दिया, इसकी शक्ति आपको दे दी, कितना, 2 किलोवाट। ठीक है, प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई, मतलब h आपको ऊंचाई जो है ये भी दे दी गई, कितनी, 10 मीटर। ठीक है, अब आपसे यह पता करना है कि प्रति मिनट कितना जल, मतलब कितने जल को, जल मतलब क्या, आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है यहां पे द्रव्यमान को। क्या निकालना है, द्रव्यमान, कितना जल, तो द्रव्यमान ही होगा, ये ऊंचाई हो गई। अच्छा, अब इन तीनों में क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, इन तीनों में क्या फॉर्मूला, तो होगा जो हमारा P होता है, जो हमारी शक्ति होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अच्छा, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य होगा वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। ये जो कार्य यहां पे आएगी वो अल्टीमेटली किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, है ना, अपॉन में क्या, समय, मतलब ये कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई, ये होता है हमारा mgh, अपॉन में ये क्या चल रहा है, t, ठीक, समय। अच्छा, तो चलिए इन सभी के मान को रख लेते हैं। तो इनका मान क्या क्या है, तो P पावर का, शक्ति का जो मान है 2 किलोवाट। अच्छा, 2 किलोवाट का मतलब क्या, 2000 वाट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2000 वाट। तो P की जगह पे मैंने रख दिया 2000 बराबर, ये P की जगह पे आ गया 2000 बराबर। M को तो ज्ञात ही करना है भाई, G हमको दिया है कितना, 10, तो G की वैल्यू आ गई 10। अच्छा, इसके बाद H कितना, हाइट कितना है, इसको भी 10 ले जाना है, 10।
समय कितना दिया है, तो समय दिया है प्रति मिनट, तो मिनट स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, नहीं, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। 1 मिनट में अगर बात करूं तो कितना होता है, 60 सेकंड, तो लिख दिया 60। अब क्या करें, तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या होगा यहां से तिर्यक गुणा करने पे, तो आप देखिए m गुणे ही लिख लेता हूं मैं, 10 गुणे 10 बराबर, ये दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 गुणे 60। अच्छा, अब क्या कर दूं, तो यहां से मुझे m को रखना है, ये जो मेरा है 2000 गुणे 60 बटा ये आ जाएगा कितना, 100, तो काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, m बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 और ये 2 0, 1200 kg। ठीक है, इतना जो है वो पानी ऊपर उठा सकेगा प्रति मिनट, ये पंप कितना पानी उठा सकेगा, तो भाई 1200 kg पानी पंप ऊपर उठा सकेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कहता है भाई, तो अगला सवाल कह रहा है किसी व्यक्ति का ग्रह ए पर भार उसके पृथ्वी पर भार का लगभग आधा है। ठीक है, वह पृथ्वी के पृष्ठ पर 0.4 मीटर की ऊंची छलांग लगा सकता है, ग्रह ए पर वह कितनी ऊंची छलांग लगाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर वो पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर मान लीजिए ये जी है ना, तो एक व्यक्ति ग्रह ए पर भार उसके पृथ्वी पर ये जी है, तो ए पर यही कितना हो जाएगा भाई, g/2, भाई आधा है ना, तो g/2 हो गया। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो उसका भार है ना, भार किसी चीज की किस चीज से डिनोट करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर लग रहा है mg। मैंने आपको सिखाया है द्रव्यमान तो कभी बदलेगा नहीं, मास नहीं बदलेगा, तो क्या बदलना है, इसको अगर आधा होना है तो इसको ही आधा होना पड़ेगा ना, g को ही। तो इसका मतलब है कि उस 0.4 मीटर की ऊंची छलांग लगा सकता है पृथ्वी पर, तो a पर कितनी ऊंची छलांग लगाएगा। ठीक है, तो भाई आधा, इसको ऐसा समझिए, जब ये आधा है तो मतलब आधा शक्ति यूज करके, आधा ऊर्जा मान लीजिए ये यूज करेगा, और कितना लगा सकेगा भाई, 2 गुना छलांग लगा सकेगा। कितना, आधा इस्तेमाल करेगा और 2 गुना छलांग लगा पाएगा। ठीक है, तो आधा इस्तेमाल कर रहा है और क्या कर रहा है, ये 2 गुनी छलांग लगा पा रहा है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर 0.4 मीटर की ऊंची छलांग लगा सकता है, तो वहां पर कितना ऊंचा छलांग लगाएगा, तो भाई 2 गुना छलांग लगाएगा सेम में, मतलब कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर की छलांग लगा पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई, कि सरल रेखा में गतिमान किसी पिंड पर गति की दिशा में कुछ दूरी तक एक नियत बल F लगाकर इसका वेग बढ़ाया गया है। सिद्ध कीजिए कि पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है जनरली हम क्या कहते हैं कि भाई जो एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछता है, या फिर जब बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं तो वो घुमा के आते हैं, है ना, या फिर हम ऐसा भी सुनते हैं कि बड़ा टफ आया था। टफ नहीं होता, समझने का फर्क है। ये पूरा क्वेश्चन किस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है, आप समझिए, जरा ध्यान से पढ़िए। एक सरल रेखा में गतिमान कोई पिंड है ना, मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको याद आ जाएगा। ये पॉइंट ए पर है, इस पर हमने क्या किया, गतिमान पिंड पर गति की दिशा में कुछ दूरी तक एक नियत बल लगाया, इसी की दिशा में एक फोर्स लगाया है, एक बल लगाया है, इसका वेग बढ़ाया गया है। तो मतलब यहां पे जब ए पर था तो इसका प्रारंभिक वेग मान लेता हूं u, और वेग बढ़कर के मान लीजिए किसी पॉइंट बी तक पहुंच गया, और यहां पर भी इधर ही चल रहा है, वही नियत फोर्स F अभी भी लग रहा है, लेकिन इसका वेग जो हो गया वो कितना हो गया, v मतलब अंतिम वेग। सिद्ध कीजिए कि पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। बल द्वारा किए गए कार्य का मतलब क्या है, तो देखिए हमसे यह पूछना जा रहा है कि भाई यहां से वहां तक ले गया तो बल ने गतिज ऊर्जा में वृद्धि करी, भाई पिंड चल रहा है ना तो गतिज ऊर्जा ही होगा। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको गतिज ऊर्जा की डेरिवेशन करनी है। साफ सुथरी बात ये कह रहे हैं, क्या करनी है, गतिज ऊर्जा की डेरिवेशन। तो गतिज ऊर्जा की डेरिवेशन करने का मतलब क्या भाई, तो भाई जो भी केसेस दिए हैं वो सब कुछ सेम है। जब कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि उस पिंड पर किए गए कार्य के बराबर होती है, तो सबसे पहले काम करते हैं, कार्य की बात कर लेता हूं मैं। कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर होता है भाई बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अच्छा, बल इंटू विस्थापन होता है, बल तो होता है भाई फोर्स F,
है ना। विस्थापन जो होगा वो मैं कह लेता हूं कि यहां से यहां तक जो दूरी तय हुई है वो दूरी तय हो चुकी है d। क्लियर है भाई, यहां से यहां तक जो गया वो कितना दूरी तय किया, d दूरी तय किया। तो क्या होता है भाई, F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए। क्षैतिज चल रहे हैं ना, तो त्वरण कितना होगा, a, है ना। F इक्वल्स टू एम ए, और ये कितना हो जाएगा, d। ये आपको सिखाया भी है, आपको बिल्कुल याद होगा। क्या, पागल आदमी काम करता है, मैड ना, MAD कौन करेगा, W, मतलब पागल आदमी जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, पागल आदमी काम कर रहा है, ठीक है भाई। तो मुझे तो इसके अंदर अब इंस्क्राइब करना है क्या, AD की वैल्यू, है ना, तभी तो मैं रिलेट कर पाऊंगा वहां पे जो U V दिया हुआ है उनको। तो AD की वैल्यू के लिए किस में चले, तो हमने कहा गति के तृतीय समीकरण में, गति के तृतीय समीकरण से। तो क्या है भाई तृतीय समीकरण, तो आपको पता है 2AD बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक, 2AD मतलब 2A मतलब त्वरण, D मतलब क्या, विस्थापन, V स्क्वायर मतलब अंतिम वेग, वो जो B पर वेग है, और U मतलब जो प्रारंभिक वेग है। अच्छा, तो AD की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो AD की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पे उठा के रख दूं क्या, तो चलिए रख देते हैं। W इज इक्वल्स टू M, ब्रैकेट में रख लेता हूं ये AD की वैल्यू, ये AD है ना, ये AD, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो इसकी वैल्यू आई है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2। रख दीजिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, इसको ओपन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, हाफ MV स्क्वायर माइनस हाफ MU स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, W की। ये किसकी वैल्यू है, कार्य की। तो उन्होंने यही तो कहा था कि ये जो बल कार्य कर रहा है, जो बल कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो हुआ ना, ये क्या हुआ, अंतिम V आया ना, V मतलब क्या, अंतिम गतिज ऊर्जा। ये क्या हो गया, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अच्छा, अंतिम गतिज ऊर्जा में से, आखिरी ऊर्जा में से प्रारंभिक को माइनस कर दूंगा तो बीच का ही निकलेगा ना भाई, क्या, वृद्धि ही निकलेगी ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, कार्य के बराबर। मतलब कार्य बराबर क्या हो गया, जो वृद्धि की गई थी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में और वृद्धि करके क्या बना दी थी, अंतिम गतिज ऊर्जा, वो किसका हुआ, तो वो बल द्वारा किया गया कार्य है। बिल्कुल मिल गया हमें, है ना। मैंने आपको एक और चीज याद दिला दूं, इसको ही हम कहते हैं मालूम क्या, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसको कहते हैं हम कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये भी ध्यान में रखेंगे भाई, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट रखिए और बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, क्या यह संभव है कि कोई पिंड बाह्य बल लगने के कारण त्वरित गति की अवस्था में हो परंतु उस पर बल द्वारा कोई कार्य न हो रहा हो। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई पिंड जो है ना, एक ये पिंड हो गया, इस पे एक बाह्य बल लगा दिया, F बल इसके ऊपर लग गया, इसके कारण ये त्वरण में आ गया। त्वरण में आ गया मतलब चलने लगा, है ना, एक्सिलरेट होने लगा, ये होता है त्वरण। ठीक है, परंतु उस पर बल द्वारा कोई कार्य ना हो रहा। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई बल कोई कार्य ना कर रहा है लेकिन त्वरण हो रहा है। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो भाई अगर ये देखिए, अगर ये क्षैतिज तल में ऐसे चलाएंगे तो यहां तो विस्थापन हो जाएगा। मतलब एक चीज समझिए, क्या कह रहे, कोई कार्य ना हो, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है भाई बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब भाई एक बात समझिए, उनने तो कह दिया बल लग रहा है, बल लग रहा है ना, ये बोले ना बल लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, तो मतलब ये F तो आ गया और इस कार्य की वैल्यू 0 करनी है ना। कार्य ना हो मतलब कार्य की वैल्यू 0 करनी, क्या ऑप्शन बचता है आपके पास, तो आप कहोगे इस विस्थापन को 0 कर देता हूं तब। तो विस्थापन कब 0 होगा, जब ऐसे क्षैतिज चलेंगे तो होगा क्या, नहीं। कब होगा विस्थापन 0, जब हमने एक पिंड को यहां से उठाया और ऐसे गोलीय वापस वहीं आ गए। ठीक है, जब वो वृत्तीय गति कर रहा हो, मतलब यहीं A से शुरू हुआ था, इस पे बल लगा, बल लगने के कारण ये घुमा और घूम करके वापस इसी A पर आ गया, तो इस केस में विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ऐसा जो है बिल्कुल संभव है। हां, कब, जब वस्तु क्या कर रहा हूं, वृत्तीय गति कर रहा हूं, जब वस्तु वृत्तीय गति कर रहा हो तभी यह संभव है। क्यों भैया,
क्योंकि हमने पता कर लिया था कि विस्थापन को शून्य होना पड़ेगा अगर कार्य को शून्य करना है, क्योंकि बल का मान शून्य नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, कोई गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। यदि धरातल से टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा 40% कम हो गई तो यह कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई थिंक। आप एक बॉल लीजिए, उसको एक हाइट से छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, ये ऐसा गिरेगा नीचे, गिरने के बाद क्या होता है, बाउंस बैक होता है ना, दोबारा बाउंस बैक तो होगा ना। आपने यही तो देखा है कि एक बॉल हमने जब एक हाइट से नीचे की तरफ गिराया तो दोबारा ये थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर नीचे, और यहां पे जाकर के खत्म हो जाता है। मतलब कई बार कैसा बाउंस बैक होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इतनी बार बाउंस बैक नहीं कराया, इन्होंने कहा कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको कर रहे हैं कि एक बार यहां से गिराया, ठीक है, तो 40% इसकी ऊर्जा कम हो गई। ठीक है, कितनी कम हो गई, 40% कम हो गई। तो यह कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा, तो कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस गेंद की जरा निकाल लेते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा है कितनी, तब तो कम करेंगे। तो इस गेंद की ऊर्जा निकालते हैं, है ना, 10 मीटर ऊंचाई पर, ऐसा मैं लिख लेता हूं, 10 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की ऊर्जा कितनी होगी भाई, गेंद की ऊर्जा। तो आप कहेंगे कि भाई ऊंचाई पर ना, ऊंचाई जब भी होगा, ये एक बॉल है, इसको हमने एक ये 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा, ये 10 मीटर है, तो भाई ऊंचाई पर क्या होता है हमेशा, mgh, क्या होता है, mgh स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, तो कितना हो जाएगा mgh, तो m तो देखिए खैर दिया नहीं है, g की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 10 और h भी दिया हुआ है 10, मतलब कितना हो गया 100m, कितना हो गया 100m। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी से जब धरातल से टकराई तो अब 40% कम हो गई। ठीक है, अब मैं नीचे लिखता हूं टकराने के बाद, टकराने के बाद, ठीक, जब वो टकरा गई तब टकराने के बाद की ऊर्जा तो कितनी होगी भाई, कुल ऊर्जा से 40% कम हो गई, मतलब 100, है ना, 100m की जो उसकी ऊर्जा थी उसमें से 100m का 40% कम हो गया, यही होगा ना, 100 में से 100m का 40%, m मतलब क्या है भाई, मास, ये कैलकुलेट करना एक्चुअली, इसीलिए हम इसको रख के चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये मेरे को मिल गया कि ये 2 0 खत्म, मतलब 100m माइनस कितना 60m, सॉरी 100m माइनस कितना 40m, तो इसको जब माइनस कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा कितना 60m। अच्छा, ये जब 60m निकल गया, है ना, ये कितना निकल गया 60m, ठीक, तो ये तो निकल गया क्या m, है ना, ये m, और ये मतलब ये टकराने के बाद जो उसके पास बची हुई पोटेंशियल एनर्जी है ये बच गई इसकी। अच्छा, तो अब बारी आती है कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ कितनी ऊपर तक उठ जाएगा, तो कितनी ऊपर तक उठ जाएगा भाई, तो हाइट निकालनी है, मतलब आपको निकालना है क्या, अब दोबारा mgh, ठीक है, क्या निकालना है mgh, और उसकी वैल्यू कितनी है 60m, तो ये m से m तो कट गया, है ना, h निकालनी है, h कैसे निकलेगा 60/g, तो 60/g, g कितना है भाई, जो g इस पे लग रहा है वो 10 ही तो लग रहा है, तो इसको कर दीजिए 10, मतलब क्या h बराबर 6 मीटर, इतना ऊपर उठ जाएगा, कितना उठ जाएगा 6 मीटर। अच्छा, ये मीटर है ना, ये यहां पे ध्यान रखेंगे, ये जो इसकी इकाई है ये यहां पे जो होगा 6 मीटर, ठीक है ना, वो वही m में ही समझेंगे, ये 6 मीटर। अच्छा, ये तो एक सिंपल तरीका है, मतलब पूरा कैलकुलेटेड तरीका होगा। दूसरा एक आसान तरीका भी है, क्या आसान तरीका भाई, 10 मीटर से गिरी 40% कम हो गई, जब 10 मीटर गई थी, 10 मीटर, उसमें से 10 मीटर गई थी, तो जो भी उसका पोटेंशियल एनर्जी था उसमें से अगर 40% कम हो गई तो 60% बची है। 60% में ना तो m बदलने वाला है ना g बदलने वाला है, तो h भी कितने से बदल जाएगा, h भी 40% से बदल जाएगा। तो 10 मीटर का अगर आप 10 मीटर में से 40% को माइनस कर देंगे तो आपको क्या बचेगा 6 मीटर ही बचेगा। तो मतलब या तो ये पूरा मेथड से करके जाए या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, 60% ही हाइट बचेगी भाई, जितनी ऊर्जा बची होगी उतनी बचेगी, तो ऊर्जा कितनी बची थी 60%, तो हाइट भी कितनी बचेगी 6, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 20th पे।
अब है भाई कि 1200 वॉट की एक विद्युत स्त्री को प्रतिदिन 30 मिनट उपयोग में लाया जाए तो अप्रैल माह में, अप्रैल माह से क्या लेना देना है भाई, तो अप्रैल माह से लेना देना है कि ये 30 दिन का होता है। क्या होता है, ये 30 दिन का होता है। और यहां पे जो पावर दी हुई है, पावर कितनी है, ये है हमारा 1200 वॉट, है ना, 1200 वॉट। ठीक, अब क्या कर रहे हैं भाई, रोज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 30 मिनट, है ना, मतलब टाइम कितना दिया है, 30 मिनट। अच्छा, 30 मिनट दिया है तो इसको आर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि किलोवाट आर होता है ना, किलोवाट घंटा होता है। तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये 30 मिनट मतलब कितना, 1/2 घंटे। अच्छा, तो अब क्या कर ले भाई, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्या पूछ रहे हैं, विद्युत ऊर्जा कितनी खपत हुई होगी, है ना, ऊर्जा कितनी खपत हुई होगी, है ना। तो ऊर्जा कितनी खपत हुई होगी तो क्या हो जाएगा, शक्ति, ऊर्जा क्या होती है भाई, शक्ति गुणे समय। क्या हो जाएगा, शक्ति गुणे समय। अच्छा, समय कैसा आ गया, तो देखिए शक्ति तो इसकी कितनी है भाई, 1200 वॉट, ये हो गई इसकी 1200 वॉट की शक्ति। अच्छा, समय को क्या लिखूं मैं, तो समय दो चीजों में, देखिए रोज आधा घंटा और 30 दिन, तो ये दोनों समय में कैलकुलेट होंगे ना, मतलब आधा घंटा गुणे 30, तो ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, है ना। 15 और 12 करेंगे तो 15 दाम में कितना, 150, 180, 2 बार में और करेंगे तो ये कितना हो गया भाई, 18,000 वॉट। कितना हो गया, 18,000 वॉट। ठीक है, चलिए, सॉरी 18,000, ये क्या करेंगे, जूल, ये ना ऊर्जा है, तो ये क्या हो गया, 18,000 जूल। तो ये निकल गई हमारी कि कितनी ऊर्जा खत्म होगी भाई, तो ये हो जाएगी 18,000 जूल खर्च हो जाएगी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दीर्घोत्तरीय। दीर्घोत्तरीय मतलब थोड़े से लंबे हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना, यहां तक लघुत्तरीय थे, छोटे छोटे से आते हैं, दीर्घोत्तरीय में थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे पहले थे, अब कुछ पार्ट्स बढ़ जाएंगे, थोड़े कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा, एक ही तरीके के सब कुछ चलते रहेंगे। एक हल्का तथा दूसरा भारी, दो पिंडों के संवेग समान है ना, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, इनमें किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। अच्छा, एक हल्का है और दूसरा भारी है ना, इनका संवेग समान है। संवेग समान होने का मतलब क्या, मान लीजिए ए हल्का है और बी भारी है, ए का जो संवेग होगा वो हो गया, मैं मान लेता हूं MAVA, है ना। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। बी कितना हो जाएगा भाई, तो मैं ये कह रहा हूं MBVB। अच्छा, एक हल्का है एक भारी है, एक हल्का है और एक भारी है, तो ए जो है वो हल्का है, मतलब MB जो है वो बड़ा है, और MA जो है ये छोटा है। ये खुद से ही कह रहा है ना कि भाई ये भारी है, भारी है मतलब क्या, बड़ा है। ए कैसा भाई, हल्का है मतलब छोटा है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो VA और VB होगा, क्योंकि संवेग को बराबर करना है, संवेग को अगर बराबर करना है तो एक और चीज देखिए, जब MB जो है ये बड़ा है तो VB जो होगा ये छोटा होगा, और ये कैसा होगा, ये बड़ा होगा, तभी तो संवेग बराबर होगी। कैसे, तो देखिए मान लीजिए ए का जो संवेग होना है और बी का जो संवेग होना है वो ऐसा समझ लीजिए, ये भी 10, ये भी 10, ये कितना हो जाए भाई, तो ये हो जाए 2x5, है ना, ये हल्का है और ये भारी है तो ये 5x2 हो जाए। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, ये हो गया मेरा MAVA और ये हो गया मेरा MBVB। तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि MA जो है ये हल्का है, MB जो है ये भारी है, तो ये भारी हो गया। अगर ये हल्का है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब VA ज्यादा है, और जो VB है वो कम होगी। ठीक है, चलिए, तो इससे अब क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, तो अब कह रहे हैं कि दोनों पिंडों का संवेग तो हो गया भाई, संवेग हो गया, तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो गतिज ऊर्जा का किसमें भाई, तो कह रहे हैं KEA अपॉन KEB, मतलब गतिज ऊर्जा किसका, A का, अपॉन में गतिज ऊर्जा किसका, B का। तो गतिज ऊर्जा कितना होता है, तो होता है वो हाफ mv², तो ये क्या हो जाएगा, MAVA का स्क्वायर अपॉन हाफ MBVB का स्क्वायर। अगर मैं इसको आपसे कहूं कि कुछ ऐसा लिख लूं तो क्या फर्क पड़ता है, हाफ MAVA इंटू VA, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये जो VA था, VA जो था वो 2 बार था, स्क्वायर था तो बाहर रख लिया। नीचे क्या हो जाएगा, सिमिलरली हाफ MB, है ना, VB और VB। अब क्या हो गया भाई, तो अब यहां से कुछ नहीं, ये तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
और ये मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भाई ये जो है दोनों है ना, ये जो लिखा हमने देखिए MAVA जो है बराबर है MBVB के, तो मतलब ये और ये भी दोनों बराबर हो गए, कट गए, तो बच्चा क्या VA अपॉन VB, VA अपॉन VB। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है, VA अपॉन VB के बीच में क्या रिलेशन है, VA अपॉन VB के बीच में क्या रिलेशन है, तो VB के बीच में रिलेशन ये कि VB जो है वो कैसा है, छोटा है, और VA जो है वो कैसा है, बड़ा है। तो जब ये VA बड़ा है VB से, तो ये भी तो हो गया ना कि जो काइनेटिक एनर्जी A का होगा वो ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी B से, काइनेटिक एनर्जी A का होगा वो ज्यादा होगा B से। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है VA जो ग्रेटर देन होता है VB, यहां पे लिखा हुआ है VA इज ग्रेटर देन VB, तो भैया ये भी तो होगा कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा A का ज्यादा होगा और B का जो होगा वो कम होगा, इसीलिए लॉन्ग आंसर टाइप है ना, दीर्घोत्तरीय में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी बढ़ेगा और थोड़ा सा हमको सोचने की प्रोसेस भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई हमारा, अब हमारे पास है कोई स्वचालित इंजन किसी 1000 kg द्रव्यमान की कार, ए पार्ट में इसके क्वेश्चन को दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर खींचती है, यह गति 100 न्यूटन घर्षण बल के तुल्य है, तो इंजन की शक्ति परिकलित कीजिए। मतलब इसके अंदर में दो पार्ट में क्वेश्चन आएंगे, 22 के दो पार्ट है, ए और बी, तो पहले ए को देखते हैं फिर बी को देखेंगे। ठीक है, क्या करना है भाई, तो यहां पर दे दिया कि शक्ति परिकलित कीजिए, तो शक्ति क्या होती है, तो शक्ति होती है हमारी, शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय, है ना, कार्य करने की दर होती है। ठीक, तो कार्य को क्या लिख सकते हैं भाई, तो कार्य को मैं लिख सकता हूं बल इंटू विस्थापन। इस फॉर्मूले को अब याद रख जाएंगे क्योंकि अब बहुत बार ऐसा रिपीट होने वाला है, बल गुणे विस्थापन बटा समय। तो हमको पता है ना विस्थापन बटा समय, है ना, विस्थापन बटा समय, ये क्या कहलाता है भाई, तो ये कहलाता है हमारा वेग। पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है, फिर से कर रहे हैं। तो हमारा शक्ति का अब नया फॉर्म क्या होगा, अच्छा ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, ये कन्वर्ट ही कर रहे हैं हम। तो क्या हो गया भाई, तो ये हो जाएगा मेरा बल, ठीक है, ये बल गुणे क्या हो जाएगा भाई, वेग, बल गुणे वेग। अच्छा अब बताइए बल कितना, 100 न्यूटन, तो बल हो गया भैया 100 न्यूटन। वेग कितना, तो वेग दिया हुआ है हमारे पास, है ना, यह गति 100 न्यूटन घर्षण बल के तुल्य है और शक्ति परिकलित कीजिए। तो जो इसका वेग है ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब क्या करें भाई, तो ये 36 जो दिया हुआ है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, है ना, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को, है ना, मीटर प्रति सेकंड में तय करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18, 18 से इसको काटिए कितना हो जाएगा 2, मतलब ये कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो जाएगा भाई, जो वेग है ये हो जाएगा हमारा कितना 10। तो जब 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा कुल 1000, कितना हो जाएगा ये 1000, ठीक है, 1000 वॉट। ये हो गई हमारी शक्ति, ठीक है, ये हमारी निकल गई शक्ति। ठीक, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसी का है ना, पार्ट बी। अब मान लीजिए 200 मीटर कार के चलने के बाद यह कार समान द्रव्यमान की किसी दूसरी कार से टक्कर हो जाती है, स्वयं विरामावस्था में आ जाती है। मान लीजिए उसी क्षण इसका इंजन भी रुक जाता है, मतलब अब इंजन भी नहीं चल रहा है कि वो चल पाए। अब कार बी का इंजन चालू नहीं है और संघट्ट के पश्चात उसी समतल सड़क पर चलना प्रारंभ कर देती है। संघट्ट के तुरंत पश्चात कार बी की चाल ज्ञात कीजिए। ये भाई थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा हमें, है ना। ये जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत था उस पर आधारित हो गया। मतलब ऐसा समझिए कि ये एक खड़ी थी कार, ये जो मेरी थी ये बी कार खड़ी थी, ये ए चल के आ रही थी और इससे टक्कर हो गई। अब कोई भी दो चीजें ऐसे टकराएंगी तो टकराने के पहले का संवेग, टकराने से पहले का संवेग, ये जो संघट्टे कह रहे हैं ना, संघट्टे मतलब टक्कर होना भाई, इसके पहले का संवेग और बाद का संवेग, टकराने के बाद क्या होगा, ये दोनों यहां पे भाई टकरा गए।
टकराने के बाद ए इधर चल दिया और मान लेता हूं बी इधर चल दिया, तो तब इन दोनों का अगर संवेग निकालेंगे तो ये दोनों समय का संवेग कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कहलाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यहां पे यही लगेगा क्या, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ये हो गया संवेग संरक्षण के सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, है ना, अंतिम संवेग। अंतिम संवेग का मतलब ऐसा कि संघट्ट के पूर्व का संवेग बराबर संघट्ट के बाद का संवेग। टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग दोनों बराबर होंगे। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि m1 MAUA प्लस MBUB इज इक्वल्स टू MAVA प्लस MBVB। ये क्लियर हो गया होगा कि मास ऑफ ए, है ना, पहले कार का द्रव्यमान और उसकी प्रारंभिक वेग। तो ये हो गया पहले कार के लिए, ये दूसरे कार के लिए क्या, मास ऑफ दूसरा कार और उसका क्या भाई, उसका वेग। तो ये हो गया संवेग, दूसरे कार का क्या, ये प्रारंभिक संवेग हो गया। ये दोनों के अंतिम संवेग। इन दोनों का जो एडिशन मतलब दोनों का जो योग होगा वो सदैव संरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके काम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया है भाई, कि 1000 का है MA, कितने का है, 1000 का है MA और 10 के वेग से चल रहा है ना। अभी जस्ट इसके पीछे जो क्वेश्चन में हमने देखा ये निकालना 36 से चल रहा था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी का बी पार्ट है। तो ये डेटा वहीं से इन्फर करेंगे कि MA, अच्छा प्लस अब ये क्या हुआ भाई, तो ये टकराने के बाद, अच्छा टकराने से पहले तो टकराने से पहले क्या हो रही है कि यह कार समान द्रव्यमान की दूसरी कार से टक्कर करती है जो स्वयं टकराकर स्वयं विरामावस्था में आ जाती है। मतलब क्या, ये जो है एक समान द्रव्यमान की दूसरी कार है जो कि प्रारंभ में चल नहीं रही है, वो स्थिर है, उससे टकरा जाती है। तो टकरा गई मतलब क्या, दूसरी कार का भी द्रव्यमान 1000 और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा, 0, है ना। यहीं पे मैं पहले तो लिख देता हूं, ये 1000 का है, ये 10 है, और ये जो पहली दूसरी कार है वो भी 1000 की है और इसका प्रारंभिक वेग 0 है। अब क्या हुआ भाई, टकराने के बाद अब कार बी का इंजन चालू नहीं है और संघट्ट के पश्चात, ठीक है, संघट्ट के पश्चात उसी समतल में सड़क पर चलना प्रारंभ कर देती है। संघट्ट के तुरंत पश्चात कार बी की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये क्या हो गई, एक तो रुक गई, अब ये फाइनली क्या रुक गई, ये जो है ये पहली मेरी जो कार थी ये क्या हो गई, रुक गई, इंजन भी रुक गया और ये भी रुक गई। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया 1000 गुणे आपको कहना VA की अगर आप बात करते हैं तो ये जो VA है ये कितना हो गया, ये रुक गया। मतलब जो पहली कार थी वो टकराने के बाद रुक गई है। पहली कार ये जो मेरी टकराई, टकराने के बाद ये यहीं पे रुक गई, अब ये नहीं चल रही है, सिर्फ B चल रही है। तो V का ज्ञात करना है मेरे को, तो V का मुझे ज्ञात करना है तो MBVB, अच्छा तो MB की भी मान रख लेता हूं, MB कितना है भाई, तो MB 1000 है, VB मुझे ज्ञात करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये भाई 1000 गुणे 0 प्लस 1000 इंटू VB। ये टर्म खत्म, ये टर्म भी खत्म, तो क्या बचा भाई 1000 गुणे 10 बट्टा ये आ जाएगा 1000 नीचे और ये हो जाएगा यहां पे VB। ये 1000 से 1000 कट गया, मतलब VB जो होगा उसकी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि बराबर होनी है ना, सब कुछ बराबर है। पहले का जो संघट्ट के पहले का संवेग होगा और संघट्ट के बाद का जो संवेग होगा, दोनों कैसा होना भाई, दोनों बराबर होना। अगर दोनों को बराबर करना है मतलब ये कितने से चलेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड से चलेगा। कौन, दूसरी वाली कार, दूसरी जो खड़ी थी जिसमें जाके टकरा गए वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 35 केजी द्रव्यमान की एक लड़की 5 केजी द्रव्यमान की एक ट्रॉली पर बैठी है। मतलब ये एक ऐसा, ये भाई हमारा एक ट्रॉली हो गया, है ना, और ट्रॉली का द्रव्यमान जो है, ये ट्रॉली जो है हमारी ये 5 केजी की है। इसके ऊपर क्या है भाई, एक लड़की बैठी हुई है। ठीक है भाई, ये बैठ गई, ठीक, अच्छा चलो बैठा दिए भाई। अब क्या हुआ, तो अब हुआ ये कि भाई इसका जो द्रव्यमान है ये है 35 केजी की। ये कितने की हो गई, 35 केजी की। अच्छा
इस ट्रॉली पर बल लगाकर इसको 4 मीटर प्रति सेकंड का आरंभिक वेग दे दिया जाता है। मतलब इसके ऊपर क्या कर दिया, बल लगाया है ना, F बल लगाया, और इसका जो वेग है वो कितना मिल गया भाई, जो इसका वेग है वो मिल गया 4 मीटर प्रति सेकंड। ट्रॉली 16 मीटर दूर चल करके रुक जाती है। तो ये ट्रॉली क्या करती है भाई, ये यहां से एक ऐसी बी पॉइंट पे जाकर के रुक गई। तो ये पॉइंट ए से बी की बीच की जो दूरी है ये कितना है, 16 मीटर। और ये जो वेग दिया था ये कैसा वेग दिया था, प्रारंभिक, मतलब यू दिया था। अब ट्रॉली पर कितना कार्य किया गया है, तो ट्रॉली पे कार्य निकालना भाई, है ना, ट्रॉली पे कितना कार्य किया गया है। ठीक है, तो ट्रॉली पे किया गया कार्य, ट्रॉली पर जो ट्रॉली है इसके ऊपर किया गया कार्य। तो ट्रॉली के ऊपर कितना कार्य किया जाएगा, ट्रॉली पर किया गया कार्य कितना होगा भाई, ट्रॉली के ऊपर किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है हमारा बल इंटू विस्थापन। क्या, बल इंटू विस्थापन। अब यहां पर मुझे निकाल के ले आना है क्या, इसमें बल कितना लग रहा है और इसका विस्थापन कितना हो रहा है। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए, मतलब दूरी निकालने के लिए, तो यहां पर दे दिया भाई ये कितना हो गया, 16। ठीक है, ये क्या हो गया, 16। अब इसके ऊपर बल कितना लगाया जा रहा है, इसके ऊपर क्या बल कितना लगा, तो बल कितना लगा भाई, तो बल जो इसके ऊपर लग रहा है ना, वो कैलकुलेट होगा किससे, मास इंटू एक्सीलरेशन से। किससे, द्रव्यमान गुणे त्वरण से। तो त्वरण दिया है क्या इसमें, तो हमने कहा नहीं त्वरण नहीं दिया, तो उसके लिए कुछ और दिया क्या, तो हाँ उसके लिए कुछ डाटा दिया। तो इस डेटा का उपयोग करते हैं किससे भाई, तो देखिए तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से गति का जो तृतीय समीकरण था क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad या 2as, जो कहना चाहे आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2as से अगर अपन करते हैं तो v स्क्वायर, उसको क्या करना है, उसको चलकर रुक जाती है, मतलब v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी दे दी, 4 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। और जो डिस्प्लेसमेंट दिया है, जो दूरी जिसने तय किया तो वो 16 मीटर उसने तय किया। तो मुझे निकालना क्या है भाई, तो मुझे निकालना है इसमें से a इसी से निकलेगा, a निकाल दीजिए। v की वैल्यू हो गई 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर 2 गुणे d का a और d का मान 16 दिया हुआ है ना, d का मान 16 दिया हुआ। तो ये कितना हो गया, -16/16 गुणे 2 इज इक्वल टू a। ये 16 से 16 कट गया, इसका मतलब क्या, a जो है वो कितना है, -1/2। अच्छा, माइनस किस चीज को बता रहा है भाई, तो ये कह रहा है ये मंदन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, ये रुकने जा रही है ना, ये रुक रही है थोड़ी देर बाद। अब एक काम कीजिए, अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, अब सब कुछ रख दीजिए। तो चलिए यहां पर रख देते हैं। तो भाई ये कितना वजन कितना हो चुका है, तो 35 किलो की ये और 5 किलो की ट्रॉली, कुल कितना 40 किलो। तो वजन तो हो गया भैया 40 किलो। ए त्वरण कितना निकाल के लाए, तो 1/2। अच्छा, साइन नहीं रखते क्योंकि ये मंदन होने जा रहा है, इसी के लिए वो नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा 1/2। और विस्थापन कितना हुआ 16। अब काट दीजिए, तो ये कितना हो गया 2 से 8 बार में, और ये कितना हो जाए 8 चौके 32, 320 जूल। कितने का कार्य हुआ, 320 जूल का कार्य हुआ। अच्छा, अब एक और सवाल है इसी में, वो सवाल क्या कहता है भाई, कि लड़की ने कितना कार्य किया। तो लड़की कहां कार्य कर रही है, लड़की तो चुपचाप बैठी है, उसने कोई फोर्स लगाया ही नहीं है ना, लड़की ने कोई कार्य नहीं किया। लड़की ने कितना किया भाई कार्य, 0, इसने कोई फोर्स नहीं लगाया है ना, वो तो ट्रॉली में बैठी थी। ठीक है, तो देखिए इसमें भी अपन ने देखा कि चूंकि ये दीर्घ उत्तरीय का पोर्शन है, तो यहां पे मेरे को यहां से ए को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है ना, बाकी सब कुछ सेम चल रहा, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि टफ हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। बस हाँ, जो सवाल एक बार में, मतलब एक ही प्रोसेस में हल हो रहे थे, उनकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग बढ़ गई, अब वो 2 पार्ट में हल हो रहा है, बस इतना सही हो रहा है। ठीक है ना, जो पहले एक ही पार्ट में हल हो जा रहा था, अब वो 2 पार्ट में हल हो रहा है बस। ठीक, और क्या हो रहा है भाई, तो और ये हो रहा है कि जो हमारे पिछले चैप्टर्स थे, जो पुराने चैप्टर्स थे, उनके भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 24। 4 व्यक्ति 250 केजी के बॉक्स को 1 मीटर ऊंचाई तक उठाते हैं और उसे बिना ऊपर नीचे किए थामे रखते हैं। तो पहला, ये व्यक्ति बॉक्स को ऊपर उठाने में कितना कार्य करते हैं, कितना कार्य निकालना है आपको। कार्य क्या होता है भाई, तो किसी भी बॉक्स को ऊपर की तरफ जब आपने उठाया
तो कार्य जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस बॉक्स के स्थितिज ऊर्जा के बराबर, है ना। जब ऊपर उठाते हैं तो किसके बराबर होता है, उस बॉक्स के स्थितिज ऊर्जा के बराबर। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो mgh होती है। कितने का बॉक्स है, तो ये 250। आपने g कितना, तो भाई g दिया है 10, तो एक काम करते हैं मैं यहां पे g 10 लिख लेता हूं, और इसमें h हाइट कितना 1, है ना। जो गिवन है वो देख लीजिए, मास जो है ये गिवन है मेरा 250 kg। यहां पे जो मुझे हाइट गिवन है वो गिवन है 1 मीटर, और जी की वैल्यू यहां पे, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, तो फाइनली ये हो गया 1, मतलब 250 2500, है ना। ये हो गया 2500 जूल का कार्य। अच्छा, ये 2500 जूल का भैया उन लोगों ने कार्य कर लिया, ठीक। बॉक्स ऊपर थामे रखने में वो कितना कार्य करते हैं, बॉक्स को क्या किया है, वो चारों लोगों ने मिलकर कैसे ऊपर थामे रखा है, तो कितना कार्य करे, तो जब थामे रखा है, रोक के रखा है, तो रोक के रखा है तो कोई काम नहीं करे, कितना काम कर रहे हैं, 0। उठा करके ले जाने में उन्होंने काम किया, जब उठा करके ले गए तो उन्होंने काम किया, कितने के बराबर, जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा थी उतनी उन्होंने काम कर दी। लेकिन जब वहीं पे रुके हुए हैं तो कोई काम नहीं करे, विस्थापन नहीं हो रहा है ना भाई, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो 0 हो गया। अब बॉक्स को थामे रखने में थक क्यों जाते हैं, तो भाई एक बात समझिए, उनने काम कुछ नहीं किया, क्योंकि विस्थापन जो है वो हाइट के अलोंग हो रही थी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे ये बॉक्स है, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ लग रहा है ना। अगर वो 4 लोग यहां से पकड़ के, 1 2 इधर से एक पकड़ा होगा, एक इधर से पकड़ा होगा, ये चारों मिलकर के इसको अगर होल्ड किए हुए हैं, ऊपर की तरफ टांगे हुए हैं, तो इस mg को क्या कर रहे होंगे, वो mg के बराबर एक विपरीत बल लगा रहे होंगे। यहां पे r जो लगा रहे होंगे किसके बराबर लगा रहे होंगे, mg के बराबर, ताकि वो क्या करे, उसको टांग के रखे। तो कार्य कुछ नहीं किया, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बल लगाया, ठीक है। मतलब इससे ये समझ सकते हैं कि जो कार्य में होता है मेरा बल इंटू विस्थापन, क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो इन्होंने जो है ना, ये इन्होंने बल तो लगाया, लेकिन जो विस्थापन का मान था वो 0 हुआ, विस्थापन का मान 0 हुआ। तो बल लगाएंगे ना, बल लगाएंगे तो क्या होगा, थकेंगे भाई, बल लगाएंगे तो थकेंगे, ठीक है। ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं हमारे पास में। चलिए बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। शक्ति क्या है, किलोवाट एवं किलोवाट घंटे में क्या अंतर है। कर्नाटक में जोग फॉल एक झरना है बेसिकली कर्नाटक में, जो 20 मीटर ऊंचा है। इसमें 1 मिनट में 2000 टन पानी गिरता है, ठीक है। यदि यह संपूर्ण ऊर्जा उपयोग में लाई जा सके तो समतुल्य शक्ति परिकलित कीजिए। देखिए शक्ति निकालने के लिए बोल रहा है, उसके पहले शक्ति क्या है और किलोवाट घंटा में अंतर क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शक्ति क्या है पहले तो ये बताते हैं। शक्ति क्या होता है भाई, तो शक्ति को हम क्या कहते हैं, शक्ति जो है ये कार्य करने की दर है। तो ये शक्ति जो होता है वो कार्य बटा समय है। शक्ति जो है क्या है, कार्य करने की दर, तो कार्य बटा समय, ठीक है। ये क्या होगी, कार्य बटा समय। और यही कार्य बटा समय मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इसी 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड को हम कहते हैं क्या, किलोवाट, या फिर ऐसा कह लूं मैं वॉट कहता हूं। ये क्या कहते हैं इसको कहते हैं वॉट, ठीक है। और 1000 वॉट को हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट। क्या कहते हैं इसको, 1 किलोवाट। मतलब किलोवाट जो है ना, ये किलोवाट जो है ये किसकी इकाई हो गई, तो ये हो गई शक्ति की। ये किसकी हो गई, शक्ति की। और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, तो कार्य बराबर आपको देखने को मिल जाएगा शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय। अब बताइए शक्ति, ये जो कार्य है इसको इस नाम से भी तो जानते हैं, ऊर्जा, है ना। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा हो गया, ऊर्जा जो होगी शक्ति गुणे समय। अब बताइए शक्ति की क्या होती है भाई, वॉट, और इसकी क्या हो जाएगी भाई, आर, है ना, घंटा। तो ये अगर अपन निकालते हैं ये, तो किलोवाट घंटा, है ना। वॉट की जगह पे अगर अपन लिखना शुरू कर दे KWH, किलोवाट आर। किलोवाट का मतलब क्या भाई, वॉट का 1000 वॉट, है ना, किलोवाट आर। तो ये किसकी हो जाएगी, तो ये हो गई ऊर्जा की, ये किसकी हो गई, ये हो गई हमारी ऊर्जा की इकाई। ये मेरी हो गई ऊर्जा की इकाई, मतलब ये शक्ति है और ये क्या है, ऊर्जा। तो इनमें अंतर तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कर्नाटक में जोग फॉल्स जो झरना है वो 20 मीटर ऊंचा है।
मतलब जो पानी गिर रहा है ऐसा, ये अपनी पहाड़ी हो गई, यहां से ये पानी गिर रहा है ना, ये झरने से पानी गिर रहा है, तो इसकी जो हाइट है जहां पे आकर के ये गिर जाएगा, इसकी जो हाइट है वो हाइट कह दी भैया 20 मीटर। अच्छा, इसमें से 1 मिनट में, कितने में? 1 मिनट में, तो 1 मिनट का मतलब कितना हो गया भाई? 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स में, है ना। 60 सेकेंड्स में 2000 टन पानी गिरता है। तो मतलब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या भाई? द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना हो गया? 2000 टन। अब बोलेंगे टन क्या होता है? तो 10 क्विंटल को कहते हैं क्या? 1 टन। कितने को? 10 क्विंटल। और 1 क्विंटल कितने का होता है? 100 किलो का। तो मतलब ये कितना हो गया? 2000 गुणे 100 किलो इंटू 10, है ना, 1 क्विंटल हो गया। मतलब अल्टीमेटली अगर अपन इसको कहेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, इतना केजी। इतना केजी क्या हो गया भाई? इतना केजी उसका द्रव्यमान आ गया। अच्छा, तो अगर संपूर्ण ऊर्जा उपयोग में लाई जा सके तो समतुल्य शक्ति परिकलित कीजिए। तो शक्ति क्या होगी, है ना? शक्ति क्या होगी भाई? तो शक्ति जो होती है ना, शक्ति जो होती है ये निकालेंगे आप, तो ये होती है क्या? ऊर्जा बटा समय, या फिर कह ले कार्य बटा समय। ऊर्जा बटा समय क्या है? या फिर कार्य बटा। अब ये झरना है, ऊपर की तरफ है, तो इसके पास क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, इसीलिए ऊर्जा लिखा है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? mgh बटा समय। mgh बटा क्या? समय। समय कितना भाई? तो इसको t लिख लेता हूं। mgh की वैल्यू बताइए। तो mgh की अगर आप वैल्यू कहेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है यहां पे 2 गुणे 10 की पावर 6, तो हो गया m। g दिया है यहां पे 10। h कितना है? हाइट कितना है? तो हाइट है भैया 20 मीटर। अपॉन में t मतलब समय कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो ये हो गया 60। अब इसको क्या करें? इसको काटापीटी कर लेते हैं। कैसे भाई? तो देखिए, 1 0 से ये 1 0 खत्म, है ना, और आप चाहें तो ये 2 से 3 बार में खत्म। अच्छा, अब इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो इनके कैलकुलेशन से हमको मिलने वाला है वो है 2/3 गुणे, है ना, 10 की पावर 6, और यहां पर 1 रखा हुआ है तो 10 की पावर 7। ठीक है, 10 की पावर 7 केजी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 और 3 6 और 1 है, तो 2 की पावर 7 केजी। ठीक है, 2 गुणे 10 की पावर 7 केजी। इतना जो है आपको क्या मिलने वाला है? ये सॉरी, केजी नहीं, है ना, ये इतना आपको मिलने वाली है क्या? शक्ति। इतनी मिलने वाली है आपको शक्ति। ठीक, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता भाई? अगला सवाल कह रहा है कि शक्ति और उस चाल जिससे कोई वस्तु ऊपर उठाई जाती है में क्या संबंध होता है? मतलब शक्ति और चाल में संबंध बताइए। फिर 100 वाट शक्ति पर कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति कितने किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से ऊपर उठा सकता है? तो सबसे पहले तो शक्ति और चाल के बीच में बात कर लेते हैं। शक्ति और चाल, ठीक, तो चलिए शक्ति की बात करते हैं। ठीक है, शक्ति क्या होती है भाई? तो शक्ति हमने कही कार्य करने का दर, तो ये हो गया भाई कार्य बटा समय। इसका आंसर मैं पहली बार नहीं करूं, ये कई बार अभी अभी कर चुके। कार्य बटा समय, तो कार्य क्या होता है भाई? तो कार्य जो होगा ऊपर उठा रहे हैं ना, ऊपर उठा रहे हैं, तो ऊपर उठाते समय जो कार्य की वैल्यू होती है वो कहलाने लगती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा बटा समय, बटा समय। अब लिख लेता हूं मैं स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई? तो mgh अपॉन टी। अच्छा, तो यहां पे बताएंगे ये जो h अपॉन टी है, ये जो अपने को दिख रहा है h अपॉन टी, ये h अपॉन टी क्या कहलाएगा भाई? h मतलब क्या? हाइट। हाइट मतलब क्या? विस्थापन, है ना, तो विस्थापन बटा समय। क्या होगा ये? विस्थापन बटा समय। तो ये क्या हो गया? mg इंटू विस्थापन बटा समय को क्या कह लेंगे? वेग। ये क्या हो जाएगा? वेग। ठीक है, तो जो कहा था चाल, मतलब चाल अल्टीमेटली वही वेग, तो मतलब क्या हो गया ये हमारा? शक्ति बराबर द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू वेग, या यूं कहूं तो क्या हो गया? mg
एम जी, और ये हो जाएगा हमारा वेग। किसके बराबर भाई? शक्ति के बराबर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये संबंध निकल गया। अब शक्ति पे 100 वाट शक्ति पर कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति, मतलब शक्ति जो है, पावर जो है, ये दे दिया कितना? 100 वाट। कोई व्यक्ति कितने किलोग्राम, मतलब आपसे क्या पूछ लिया गया यहां से? एम, ठीक है, एम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब आपको वी भी दे दिया गया 1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, नियत चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकता है। तो यहां पर जी का भी मान दे दिया गया है कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हो गया ना भाई, सब कुछ तो दे दिया। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है कि भाई आप एम निकाल दो। तो एम निकालना है, ये रहा फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम जी वी, है ना। m निकालना है तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? तो आपको यहां पे दिख रहा है p अपॉन, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, gv। तो क्या हो गया? m बराबर p का मान 100, p का मान 100, g का मान 10, और इस v का मान कितना है? 1। तो m कितना हो गया? m हो गया भाई 10 kg। m जो निकला ये कितना निकलेगा? 10 kg, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये अगर आपको समझ में आ चुका है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, वॉट की परिभाषा लिखिए, किलोवाट को जूल प्रति सेकंड के पदों में व्यक्त कीजिए, और इसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि 150 केजी का कोई कार का इंजन प्रत्येक केजी के लिए 500 वॉट शक्ति विकसित करता है। कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कराने के लिए इंजन को कितना बल लगाना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं, पहले आधा आधा क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहले कहते हैं वॉट की परिभाषा लिखते हैं। वॉट क्या होता है भाई? वॉट किसकी यूनिट होती है? तो आपको पता है ये किसकी होती है? शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है भाई? तो ये होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट। वॉट क्या हो जाएगी? 1 जूल बटा 1 सेकेंड। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि 1 जूल कार्य को 1 सेकेंड में करने के लिए आवश्यक शक्ति को ही 1 वॉट कहते हैं, 1 वॉट कहते हैं। अच्छा ये तो आसान है भाई, शक्ति हो गया। अच्छा इसके बाद कह रहे हैं कि किलोवाट को, किसको? किलोवाट को जूल प्रति सेकंड में लिखिए। तो किलोवाट, ये वॉट था, अब इसको हमको किसमें कन्वर्ट कर देना भाई? किलोवाट। किसमें? किलोवाट। तो किलोवाट क्या होता है? तो किलोवाट का मतलब भाई, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट। क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। तो 1000 वॉट, है ना। तो ये हो गया 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट, और वॉट की जगह पे आपको क्या लिखना है? 1 जूल प्रति सेकंड। तो मतलब क्या हो जाएगा? 1000 जूल प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा हमारा क्या? 1 किलो वॉट। क्या हो जाएगा? 1 किलो वॉट। अच्छा अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारा बी पार्ट है। तो देखते हैं अगला इसमें क्या है भाई कि 150 केजी का कोई कार का इंजन प्रत्येक केजी के लिए 500 वॉट की शक्ति विकसित करता है। मतलब कुल शक्ति कितना विकसित किया इसने, कुल जो शक्ति इसने विकसित किया वो कितना है? तो कुल शक्ति भाई 150 केजी का था, और उसने 500 वॉट हर एक केजी के लिए विकसित करी। तो ये 500 है ना, 35 या 45 चौके 60 75, कितना? 1000, 75,000 कुल शक्ति। अच्छा कुल शक्ति तो आगे 75,000। अच्छा अब क्या कह रहे भाई? कार को 20 मीटर प्रति सेकंड, अच्छा मतलब वेग दे दिया कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है भैया बल बता दो F। तो अब एक चीज, ये अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में शक्ति और वेग, बल, इनके बीच में रिलेशन निकालता, फिर से कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। हम क्या कर लेंगे भाई? हमने देखा क्या? शक्ति क्या होती है? कार्य, है ना। शक्ति क्या होती है? कार्य बटा ये हो जाती है हमारा समय। अच्छा
तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करके ले आते हैं कार्य बटा समय से, तो हमको देखने को मिलता है कि जो शक्ति निकलेगी, है ना, जो शक्ति होगी, शक्ति हो जाता है हमारा, शक्ति जो है ये हो जाएगा बल गुणे वेग। क्या हो जाएगा ये? बल गुणे वेग, क्योंकि कार्य में जो आता है ना, वहां से एक समय से वो कंपनसेट हो जाएगा। अभी जस्ट पीछे में ही किया, तो बल इंटू वेग, मुझे क्या निकालना है यहां से? बल। तो बल क्या हो जाएगा भाई? बल हो जाएगा हमारा शक्ति बटा वेग, शक्ति बटा वेग। अब शक्ति कितना? तो कुल शक्ति 75,000 की, कुल शक्ति कितने की? 75,000 की। वेग कितना? तो वेग दे दिया 20, तो इससे इसको काट देते हैं, ये एक से एक कट गया, है ना। इसको अगर आप काटते हैं 2 से, तो ये कितने बार में कट जाएगा? तो ये देखिए कट जाएगा 2 से हमारा 3 बार में, ये कट गया, 15 हो गया, है ना। तो 15 को कितने बार में भाई? तो 7, 1 बचा 10, 5, ठीक है। तो ये 3 डिजिट खत्म, एक ये बच जाएगा, मतलब कितना बचा भाई? 3750 न्यूटन, ठीक है। क्या निकाला हमने? बल। तो ये कितना हो जाएगा? 3750 न्यूटन, ठीक है। आसान है ये भी, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? तो 28वां क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रकरण में गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति करने की शक्तियों की तुलना कीजिए। जैसे 1 ग्राम द्रव्यमान की तितली और 0.5 ms प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर उड़ती है, और 250 ग्राम की गिलहरी है जो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से पेड़ पर चढ़ रही है। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है क्या? दोनों में ही, कि भाई दोनों की शक्ति कितनी है। तो देखिए शक्ति के लिए फिर से वही काम करूंगा मैं। शक्ति बराबर क्या लिखा था हमने? शक्ति बराबर हमने क्या लिखा था भाई? शक्ति बराबर यही कार्य बटा समय। अच्छा, अभी ये ऊपर चल रहा है ना, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य ही बदल जाएगी स्थितिज ऊर्जा में। मतलब कितना कार्य होगा ऊपर? mgh बटा में क्या? समय t। अब ये h बटा t, ये h बटा t को क्या लिख लेंगे? इसको आप लिख सकते हैं ना, बल इंटू h बटा t, मतलब क्या? वेग, बल इंटू वेग। अच्छा, तो अब क्या है भाई? बल को वैसे ही रख देता हूं मैं। अब p निकाल लेता हूं, पहला निकालता हूं p तितली के लिए। तो पहले में p कितना आ जाएगा? बल मतलब mg, और h बाई टी का मतलब क्या भाई? v, वेग। तो p इज इक्वल्स टू m कितना भाई? 1 ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, तो 1 ग्राम बटा 1000, ये हो जाएगी कौन? तितली का द्रव्यमान। अच्छा, अब क्या निकाला? ये ग्राम द्रव्यमान हो गया। अब अपने को निकालना क्या? जी। तो ऊपर की तरफ ले चल रहे हैं, तो जी को 10 ले लेते हैं, और इसके बाद इसका वेग कितना दिया है? तो वेग दिया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये p का मान कितना आ जाएगा? तो p का मान देखिए, इसको दशमलव के इसमें गुणा कर दे तो ये तो हो गया 5, है ना। ये 10 की पावर 3, 5 गुणे 10 की पावर 3 हो गया। ये 3 क्या? -3, नीचे से आ रहा है ना, तो 10 की पावर -3, ये पहला हो गया। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या कह रहा है भाई? कि 250 ग्राम की गिलहरी, तो इसमें फॉर्मूला तो यही हो जाएगा ना, p इक्वल्स टू mgv, है ना, mgv। क्या कर रहे हैं वो? h बाई टी को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो m कितना है भाई? तो 250 ग्राम की गिलहरी है, तो 250 ग्राम बटे 1000। क्यों कर रहे हैं 1000? क्योंकि केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कितनी हो गई भाई? तो ये हो गई g का मान 10, और फिर बारी आती है किसकी? v। तो v चल रही है ये गिलहरी 0.5 से ही, है ना, दोनों उतने से ही चल रहे हैं। तो एक बात बताइए, ये 1 0 से यहां काट देते, 1 0 से इसको काट देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 25 से करेंगे 5 बार में, तो 25 बचे 125, ठीक है। कितना हो जाएगा? 125, और 125 में एक डेसिमल आ जाएगा और नीचे 10 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 1.25। ये कितना आ गया इसकी शक्ति? 1.25, ठीक है, वॉट। और ये भी वॉट। तो भाई इससे क्या समझ में आया? कि जो गिलहरी है ना, ये क्या है? 5 गुणे 10 की पावर -3, मतलब 5। इसको अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? 5 बटा 1000, ये लिखा हुआ है ना। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.0, है ना, 3 0, तो 1 2 5, इतना वोट। और वो कितना? 1.25। तो फिर इसका मतलब क्या है? किसकी शक्ति ज्यादा है? तो मैं कहूंगा भाई कि यहां पर जो गिलहरी है, गिलहरी की जो शक्ति है, गिलहरी की जो शक्ति है ये ज्यादा है। गिलहरी की शक्ति ज्यादा है, गिलहरी की शक्ति जो है वो ज्यादा है भाई।
ठीक है, तो यहां तक हमारा ये हो जाता है पूरा खत्म। हमारा जो एग्जाम्पलर है, मतलब जितने हमें क्वेश्चंस दिए थे वो सभी क्वेश्चंस अब देख चुके हैं और आई होप कि आपको पूरा समझ में भी आ चुका है। ठीक, तो अब हम इससे जुड़े हुए और भी सारे चैप्टर्स और भी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो हम अपने गूगल के सर्च बार में डालेंगे magnetbrains.com। तो इस तरीके का आपको पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको दिखता रहता है हमेशा कि जो भी लाइव सेशंस आने वाले हैं वो आपको दिखते रहते हैं। साथ ही इस पेज में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए अलग से, ओलंपियाड, एनटीएससी और इंग्लिश मीडियम के लिए आपको जिस भी के विद्यार्थी हैं उस पर आप क्लिक कीजिए, उससे संबंधित आपको क्लासेस ओपन हो जाएंगी। जैसे सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो आप, तो आप इसको ओपन करेंगे, यहां पे आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंगली वीडियोस मिल जाएंगे। यहां पे जैसे आपको क्लासेस ओपन होंगी, क्लासेस सपोज अगर आप 9th क्लास के हैं, आपने 9th क्लास पे टैप किया तो ये आपको वीडियोस दिखने लग जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे यहां से भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो भौतिक विज्ञान के वॉच नाउ पे आप करेंगे क्लिक। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो भौतिक विज्ञान के लेकर के ये पूरे पाठ्यक्रम यहां पर नीचे की तरफ आपको दिखने लगेंगे, जितने भी लेक्चर्स है। आप इस पाठ्यक्रम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वीडियोस प्ले हो जाएंगी। अब उस वीडियो के अंदर आपको जिस भी जगह पर रुकना है, दोबारा रिपीट करके देखना है, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा दोबारा ऊपर से रिपीट करके देख सकते हैं। तो आपके हाथ में पूरी कैपेबिलिटीज हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप इसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके बाद यहां से नेक्स्ट वीडियो करके दूसरे वीडियो पर भी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को और सारे ही क्वालिटी कंटेंट्स आपको यहां पे मिल जाते हैं। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जितने भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे नए उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, और इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक, जो कि मिलता है आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट्स के साथ में। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।